Okay, my dear students, now the next concept is 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में कर ली कि डिपार्टमेंट कभी भी असेसमेंट चालू करने से पहले आपके अगेंस्ट इंक्वायरी लाता है। जब भी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आपको चेक करना चाहिए, थोड़ी बातें आपसे करनी चाहिए, अभी डिपार्टमेंट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चलता है कि आपने टैक्स का इवेजन किया है, तो 142(1) का अगर नोटिस आता है तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि अरे यार मेरा डिपार्टमेंट ने नोटिस क्यों भेजा मुझे। डिपार्टमेंट जिस चीजें क्रॉस चेक करना चाहता है, देखो जैसे मैंने बोला ना टीसी का एग्जांपल, टीसी का काम है टिकट पूछना, ठीक है ना। टिकट पूछेगा, आपके पास टिकट है तो दिखा दो, पास है तो दिखा दो। तो जरूरी नहीं है कि हर पर्सन को जिसने टीसी ने पूछा वो डिफॉल्टर हुई। इनफैक्ट 90% लोग तो डिफॉल्टर होते ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो डिफॉल्टर मिलते हैं। तो ये तो खाली डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर रहा है बिफोर स्टार्टिंग द असेसमेंट कि सच में आपका असेसमेंट करना जरूरी है या नहीं है। तो उसमें डिपार्टमेंट आपसे क्या क्या डिमांड कर सकता है। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा होगा तो रिटर्न डिमांड कर सकता है। अगर आपने रिटर्न भर दिए तो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकता है। और डिपार्टमेंट को अगर आपके बिजनेस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट डिमांड कर सकता है थ्रू अ नोटिस। सो एओ में इश्यू नोटिस रिक्वायरिंग असेसी। तो असेसी क्या क्या कर सकता है, असेसी से क्या क्या मंगाया जा सकता है, तो तीन इसकी क्लॉजेस है, 142(1)(1), 142(1)(2), 142(3), ठीक है ना। 142(1)(1) में यहाँ पे रिटर्न मंगाया जा रहा है, रिटर्न, क्योंकि आपने रिटर्न भरा नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट आपको 142(1) में बोल सकता है टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर एक्ट। तो अगर आपका माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड का रिटर्न आप भरते हो हमेशा, तो या तो आप अपना रिटर्न भरने के लिए डिपार्टमेंट नोटिस आ सकता है, या आप अगर किसी और के लिए अगर रिप्रेजेंटेटिव असेसी तो उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है। ये नोटिस कब आ सकता है, इन केस अ पर्सन हैज नॉट फाइल्ड अ रिटर्न। भैया आपको डिपार्टमेंट तब रिटर्न भरने बोलेगा जब आपने खुद से अपना रिटर्न नहीं भरा है विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1) और बिफोर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खत्म हो गया, देखो 139(1) तो बोलता है जुलाई के पहले रिटर्न भरना है, बी लेटेड आप मार्च तक भर सकते हो, फिर भी आपने नहीं भरा तो डिपार्टमेंट को आपका अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिपार्टमेंट आपको हमेशा नोटिस दे सकता है। बात याद क्या रखनी है कि रिटर्न भरने का नोटिस आपको ड्यू डेट के पहले नहीं आएगा। ड्यू डेट तक तो आपका हक बनता है कि ड्यू डेट तक आप डिले कर सकते हो, लास्ट डे पे भी आप रिटर्न भर सकते हो। तो ये जो नोटिस है 142(1)(1) का नोटिस टू फर्निश द रिटर्न, it will come only and only after due date specified under 139(1), that is after 31st July, after 31st October or after 30th November as the case may be। मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिफोर असेसमेंट ईयर भी नहीं आता, ये यूजुअली असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद ही आता है, ठीक है ना। तो ये ऐसी बात यहाँ पे की गई है। इसमें सर डिपार्टमेंट ने आपसे क्या मंगाया, रिटर्न। सेकेंड क्लॉज में उन्होंने क्या बोला है, सर टू प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, या तो आप खुद प्रोड्यूस करो या आप किसी और को बोलो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए। सच अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज द एओ में रिक्वायर, यहाँ पे अकाउंट्स मंगाए जाएंगे और अकाउंट्स के सपोर्टिंग को हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मंगाया जाएगा। एओ शैल नॉट रिक्वायर, एओ शैल, यहाँ पे एक प्रोवाइडो क्या है, एओ शैल नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ एनी अकाउंट्स रिलेटिंग टू पीरियड मोर देन 3 years प्रायर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आप असेसी को हायरास नहीं कर सकते बाय डिमांडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 10 year 15 year। जाओ 15 साल पहले के बुक्स लेकर आओ, जाओ 12 साल पहले के ये अकाउंट्स लेकर आओ। भैया आपके पास पावर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप हैरासमेंट करने के लिए यूज करोगे। लॉजिकल है, 2-3 साल से ज्यादा कोई यूजुअली बुक्स ऑफ अकाउंट जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उन्होंने लिमिट लगा के रखा है इस सेक्शन में कि आप डॉक्यूमेंट्स मंगाओ, आप बुक्स ऑफ अकाउंट डिमांड करो, लेकिन 3 साल के ऊपर के नहीं मंगाओ। मैक्सिमम आपको ईयर 1, लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर, ये 3 साल का आपको इंफॉर्मेशन मंगाने का पावर 142(1) देता है। तो ये 3 years एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है, याद रख लो, ठीक है। आगे सर 142(1) क्लॉज 2 ही है यहाँ पे, ठीक है ना। टू फर्निश इन राइटिंग इंफॉर्मेशन, तो इन राइटिंग मतलब आपको अपने लेटर हेड के, कंपनी के लेटर हेड पे देना पड़ता है कुछ इंफॉर्मेशन कि सर हमारे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, हम कैसे बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस में कितने एजेंट इन्वॉल्व है, हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। कुछ भी आपका जो इंफॉर्मेशन उन्होंने मंगाया वो आपके लेटर हेड पे साइन करके ऑथोराइज पर्सन का वो सबमिट करना पड़ता है।
to furnish in writing information on such points or matters, including statement of all the assets and liabilities of the assessee, whether included in the books of accounts or not, as the AO may require. तो आप अपने सारे असेट की डिटेल, अपनी लाइबिलिटीज की डिटेल, अपने इनकम की डिटेल, अपने एक्सपेंसेस की डिटेल, बिजनेस मॉडल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बहुत सारी डिटेल डिपार्टमेंट यहाँ पे डिमांड कर सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट बस आपके मजे लेने के लिए रैंडमली आपको ये नहीं नोटिस भेज सकता कि हमें पता है कि आपके पास कुछ अनरिकॉर्डेड असेट है, आप प्लीज अपने अनरिकॉर्डेड असेट का स्टेटमेंट दे दो। दिस विल बी अ शॉकिंग पॉइंट फॉर एवरी एसएससी, बिकॉज इन एवरी हाउस देयर आर सर्टेन अनरिकॉर्डेड असेट। मतलब आपके घर पे भी जो ज्वेलरी हो, मुझे नहीं लग रहा रिकॉर्डेड होगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने इंटीमेट करके रखा है कि हमारे घर में इतना ज्वेलरी है। तो अनरिकॉर्डेड असेट का नोटिस, रैंडम नोटिस नहीं जा सकता। इसलिए हमने एओ को कंट्रोल करने के लिए, एओ मतलब लोअर ऑफिसर, आईटीओ, एसीडीसी को कंट्रोल करने के लिए हमने बोला है कि अगर आपको अनरिकॉर्डेड असेट का इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू नीड टू टेक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। भैया आपको जॉइंट कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा टू ऑब्टेन फॉर रिक्वायरिंग द असेसी द फर्निश्ड to furnish the statement of all the assets and liabilities not included in the books of account. अनरिकॉर्डेड का स्टेटमेंट मांगना है तो आपको अपने बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा। ओनली इन जेन्युइन केसेस जेसी विल गिव यू अप्रूवल टू डिमांड सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ये एक हो गया। फिर आपके मन में आएगा कि सर डिपार्टमेंट ने मेरे से रिटर्न मंगाया, इंफॉर्मेशन मंगाया, अकाउंट्स मंगाया, इफ आई डोंट गिव दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन व्हाट विल हैपन? अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो मेरे साथ क्या हो सकता है? अगर ऐसे आपके माइंड में आता है तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे आपके पास। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, सबसे पहले तो इट में लीड टू बेस जजमेंट असेसमेंट। बेस जजमेंट असेसमेंट क्यों? क्योंकि आपने कोऑपरेट नहीं किया तो अभी आपका 143(3) नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो आपका 144 होगा, एक्स पार्टी असेसमेंट होगा, जहां पे पेनाल्टी वगैरह ज्यादा लग सकती है आपको। सर आपने क्योंकि डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो जनरल एक पेनाल्टी होती है, एक जेनरिक पेनाल्टी होती है 10,000 रुपए की फॉर एवरी सच डिफॉल्ट। तो वो 272A का पेनाल्टी आपको लगेगा फॉर 10,000 रुपीज फॉर एवरी सच फेलियर। तो 3 नोटिस आए और तीनों नोटिस का आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो आपको 30,000 का तो पेनाल्टी लग गया। सर उसके अलावा आपको जेल में भी डाला जा सकता है अगर आप थोड़े सीरियस डिफॉल्टर हो। यूजुअली इनकम टैक्स करता नहीं ऐसे, लेकिन आपको जेल में भी डाला जा सकता है। डराने के लिए लिख के रखा है कि इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है आपको अप टू 1 ईयर विथ और विदाउट एडिशनल फाइन। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपको फाइन लगाना है या 6 महीने का जेल देना है कि 12 महीने का देना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और उसके अलावा डिपार्टमेंट को थोड़ा सस्पिशियस लग सकता है, उनके हाथ में अगर पहले से कुछ एविडेंस होंगे तो आपके घर पे रेड भी आ सकता है, सर्च एंड सीजर हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टीज को ब्लॉक किया जा सकता है, बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है। यूजुअली पूरे इनकम टैक्स में या असेसमेंट प्रोसीडिंग में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो टाइम लिमिट करके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कितने टाइम में ये नोटिस जा सकता है। लेकिन 142 में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया कि इसी टाइम के पहले आपका नोटिस जाना है। ऑब्वियसली असेसमेंट इशू, असेसमेंट प्रोसीडिंग के टाइम लिमिट्स को हम इसको लिंक किया जा सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट लिंकेज है। डायरेक्टली यहाँ पे ये नोटिस भेजने का कोई भी टाइम लिमिट नहीं लिखा गया। तो ये बातें यहाँ पे आपको 142(1) में बोली गई है। देखते हैं आपके मॉडल में से मैंने सारे पॉइंट कवर किए कि नहीं। इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट उन्होंने बोला है 142(1) का इंक्वायरी होता है। तो सबमिट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोला है, मेकिंग इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये स्पेशल ऑडिट के सेक्शन है, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का सेक्शन है, और यहाँ पे एस्टिमेशन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर करके एक 142A का सेक्शन है। सबसे पहले तो आपको नोटिस आएगा, नोटिस टू सबमिट द रिटर्न 142(1) में आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है ना, कभी जब असेसी ने रिटर्न नहीं भरा है तब ये नोटिस आता है, जब उसको मैंडेटरी है। ठीक है, हाँ अगर बेस जजमेंट करना चाहता है तो ये नोटिस, बेस जजमेंट की पॉइंट में पढ़ाऊंगा, ये नोटिस आता है तो बेस जजमेंट के टाइम पे फिर से नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नोटिस टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको मांगा जा सकता है लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं। ठीक है ना। नोटिस टू फर्निश इंटीमेशन, ये देखो ये क्लॉज 3 है, वहां पे टाइपिंग एरर है, ये देखो क्लॉज 3 है यहाँ पे। मुझे लगा ऐसा गलती से कैसे हो गया, यहाँ पे क्लॉज 3 है। ठीक है, क्लॉज 3 में आपको क्या मांगा गया है? इंफॉर्मेशन मांगा गया है, लेकिन अगर आपको अनअकाउंटेड
अनअकाउंटेड असेट्स एंड लाइबिलिटी का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ज्वाइंट कमिश्नर से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बात हो गई है। Notice under section 142(1) can be served only if return has not been submitted, whereas notice under section 142(2) and 3 can be served whether return has been furnished or not। चलो ठीक है, ये तो बात यहाँ पे हो गई। अभी इसके आगे इंक्वायरी वगैरह की बात करेंगे अगले राउंड में। जितना मैंने अभी तक बोला उतना आप लोग प्लीज लिख लो।